स्क्रीन विजिबल है? अनुपम, start the session. Anupam. स्क्रीन विजिबल हो रही है? हेलो। यस सर, हो रही है। थैंक यू। Good afternoon, everyone, and welcome all of you in the second session. And first session में डॉक्टर विकास कुमार सर ने आप लोगों को जिस तरह से पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताया, आप लोगों ने बखूबी उन चीज़ों को सीखा। तो अब हम लोग इस सेकेंड सेशन में विकास कुमार सर से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं विकास कुमार सर से आग्रह करूंगा कि सब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की लेक्चर शुरू करें। आवाज क्लियर आ रही है वरुण जी? यस सर, क्लियर है आपकी आवाज। Thank you. Now I'm going to start. Yes sir. I welcome all of you in second session, non-parametric test. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये पोस्ट सेशन या सेकंड सेशन बहुत ही बोरिंग होता है, तो आप लोगों के लिए इस स्लाइड में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और अगर आप लोग अपने पास एक कॉपी और पेंसिल या पेन लेके बैठेंगे तो मुझे और खुशी होगी कि आप लोग कुछ एक्सरसाइज भी बीच बीच में करते रहेंगे और समझेंगे। और ऐसा नहीं करके तो भी मैंने ऐसा प्रयास किया है कि पीपीटी में सारी चीज़ों को मैं ले आया हूँ वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर। नाउ आई स्टार्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। जैसा कि पैरामीट्रिक टेस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो पैरामीटर पे बेस्ड होता है। Statisticians have devised alternate option of parametric test which can be used to test hypotheses about data which are non-normal or for which meaningful sample statistics can not be calculated। देखिए, जितने भी स्टैटिस्टिशियन थे उन लोगों ने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन पैरामेट्रिक टेस्ट का इंट्रोड्यूस किया कि जहां पे डाटा मेरा नॉर्मल नहीं होगा और हमें पॉपुलेशन की मीनिंगफुल स्टैटिस्टिक या सैंपल की नहीं मालूम होगी, तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करेंगे। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मीन such statistical tests which neither depend upon the shape of distribution nor upon parameters of the population
such as mean, standard deviation and variance. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट गैर प्रचालित परीक्षण जो किसी भी पॉपुलेशन के शेप पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं होता और न ही पैरामीटर्स जैसे मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस पे बेस्ड होता। एज these tests do not depend upon the shape of distribution, they are also called distribution free test. इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट कहते हैं क्योंकि ये पॉपुलेशन के शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं। A large number of non-parametric tests exist, but we will discuss only a few of the more widely used ones. These are first sign test. देखिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में, पैरामीट्रिक टेस्ट में आपने देखा कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, जेट टेस्ट था। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में पहला साइन टेस्ट है। साइन टेस्ट वन सैंपल साइन टेस्ट भी होता, पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट भी होता। फिर उसके बाद रन्स टेस्ट है। रन टेस्ट टेस्ट ऑफ रैंडमनेस को चेक करता टू डिटरमाइन sequence in which observation are obtained is random or not. Next, Mann-Whitney U test है। Mann-Whitney U test टू सैंपल टेस्ट है। Kursal-Wallis H टेस्ट ये वन वे एनोवा है। और Wilcoxon टेस्ट इट इज ए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, सबसे ज्यादा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में यूज होने वाला काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट के बाद रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन आपको मालूम है, स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था रैंक कोरिलेशन। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, देखिए जैसा कि हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़ चुके हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट करने के लिए हमें पॉपुलेशन की नॉर्मेलिटी और पैरामीटर्स होने चाहिए, उसी बेस पे हम पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की एडवांटेज क्या है? सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। दूसरा, इजी टू अप्लाई। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को अप्लाई करना बहुत ही आसान है, इसको आप मैनुअल भी कर सकते और एक्सेल सीट में जाके भी कर सकते। लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। ये अधिकांशतः नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो हैं प्लस माइनस साइन पे डिपेंड होते हैं। एप्लीकेशन टू ऑल टाइप ऑफ डाटा। पैरामीट्रिक टेस्ट जो था केवल दो तरह के डाटा पे जनरली एप्लीकेबल था, इंटरवल और रेशियो। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ये सारे प्रकार के डाटा पे एप्लीकेबल किया जा सकता है, बट जनरली जो हम प्रेफर करते हैं रैंक डाटा या ऑर्डरिंग डाटा। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, जैसा कि आप पढ़ चुके पिछली स्लाइड में कि नॉन पैरामीट्रिक टाइप डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है। वर्क विथ वेरी स्मॉल सैंपल। बहुत स्मॉल सैंपल मीन्स 5 या 6 सैंपल लेके भी आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कर सकते। हेल्पफुल टू द रिसर्चर कलेक्टिंग पायलट स्टडी डाटा। और रेयर डिजीज। रेयर डिजीज मीन्स जो बीमारी बहुत कम होती, कभी कभी होती, जैसे कोरोना की स्टडी के लिए भी आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कर सकते हैं। अब देखें ये कंपैरिजन चार्ट हमने बनाया है कि किस किस पैरामीट्रिक टेस्ट की जगह कौन कौन सा आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की जगह आप मैन-विटनी यू टेस्ट कर सकते हैं। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की जगह आप विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट कर सकते हैं। पेयर सैंपल टी टेस्ट मीन्स बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट भी जिसे हम कहते हैं, उसकी जगह पे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट भी कर सकते हैं। वन वे एनोवा की जगह कुर्साल-वालिस टेस्ट कर सकते हैं। वन वे रिपीटेड मेजर्स एनोवा की जगह फ्रीडमैन एनोवा टेस्ट आप कर सकते हैं नॉन पैरामीट्रिक। अब क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट हम पढ़ चुके हैं तो नॉन पैरामीट्रिक समझने के लिए अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो हम बहुत आसानी से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट समझ सकते हैं। जैसे देखिए बेसिक ऑफ कंपैरिजन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। पैरामीट्रिक टेस्ट बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन था, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर्बिट्री होता। एप्लीकेबल पैरामीट्रिक टेस्ट वेरिएबल्स पे जनरली एप्लीकेबल होता, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स दोनों पे डिपेंड होता है।
और आप लोग जानते होंगे कि वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस है। वेरिएबल चर समंग को कहते हैं और एट्रीब्यूट गुण समंग को कहते हैं। एट्रीब्यूट्स मींस जब हम किसी की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो उसे हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और एट्रीब्यूट्स के बेसिस में हम प्रेजेंस या एब्सेंस को डिनोट करके डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, इस तरह के डाटा जो एट्रीब्यूट्स फॉर्म में होते हैं। एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, ये एट्रीब्यूट्स की कैटेगरी में आएगा। मेजरमेंट स्केल, पैरामेट्रिक टेस्ट का इंटरवल एंड रेशियो स्केल होता, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जनरली नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल पे किए जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरामेट्रिक टेस्ट मीन पे बेस्ड होता और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किस पे बेस्ड होता? मीडियन पे। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट समझने के लिए आपको मीडियन बहुत अच्छे से समझना होगा और ये भी जानना होगा कि मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस होगा। मीन की जो वैल्यू हम निकालते हैं उसमें सारी वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है, और अगर आउटलायर्स हैं तो मेरा मीन इफेक्ट होगा। इसीलिए आप पैरामेट्रिक टेस्ट करते समय आप स्लाइड अगर आपको याद होगी तो उसमें एक एजम्पशन था कि नो आउटलायर्स, बिकॉज अगर आपकी डाटा में आउटलायर्स हैं तो वो आपकी मीन वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, लेकिन आउटलायर्स मीडियन को इफेक्ट नहीं करते। अब एक एग्जांपल द्वारा हम समझते हैं कि जैसे कि 5 रैंडम हमने वेरिएबल्स लिए, कोई भी 5 एकदम सिंपल आपको मैं देता हूं कि 2, 4, 6, 8, 10। 5 आपने वेरिएबल लिया 2, 4, 6, 8, 10, तो जल्दी से बताइए मीन इसका क्या होगा? देखिए कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे तो समझने में आसानी होगी। मैं आपको बता रहा हूं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30, मीन सिग्मा x 30 हो गया, और 5 से आपने डिवाइड कर दिया तो मीन आ गया 6। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इसी डाटा का मीडियन कैलकुलेट करिए, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? आपको डाटा सबसे पहले अरेंज करना होगा। तो अरेंज है 2, 4, 6, 8, 10। आप क्या फार्मूला है मीडियन का? n + 1/2, मीन्स टोटल आपकी 5 वैल्यू थी, +1 6/2 यानी 3 आया, और 2, 4, 6, 8, 10 में मीडियन क्या है आपका? 6। मीन्स मीन भी आपका 6 आया, मीडियन भी 6 आया। अब हम बात करते हैं आउटलायर्स की। आप अपने डाटा को ध्यान से देखिए, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 2 थी और लार्जेस्ट वैल्यू थी 10। अब 10 जो लार्जेस्ट वैल्यू है या 2 जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, हम अगर इस डाटा में 10 की जगह 100 कर दें तो क्या होगा? अगर 10 की जगह हमने 100 कर दिया तो मेरा मीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा सिग्मा एक्स जो पहले 30 था अब क्या हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा मीन 24 हो जाएगा। लेकिन अगर मीडियन की हम बात करें तो मीडियन का फार्मूला क्या है? n + 1/2, मीन्स पहले भी थर्ड आइटम, अभी भी थर्ड आइटम, मीडियन मेरा पहले भी 6 था और अभी भी 6 है। मीन्स आउटलायर्स जो होते हैं वो आपके मीन को इफेक्ट करते हैं, लेकिन आउटलायर्स मीडियन को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, कि पैरामेट्रिक टेस्ट का जो बेस है वो मीन है सेंट्रल टेंडेंसी का, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का मीडियन। पैरामेट्रिक टेस्ट को पावरफुल कहते हैं, मोर पावरफुल देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, बिकॉज ज्यादा मान्यताओं पर आधारित है। पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए एजम्पशन ज्यादा हैं। आपका पॉपुलेशन सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सैंपल रैंडम होना चाहिए, और इंटरवल और रेशियो डाटा होना चाहिए। मींस प्रतिबंध ज्यादा पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए है, इसलिए पावरफुल वो है। नेक्स्ट देखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन। पैरामेट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नोन होती है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में अननोन होती है। पैरामेट्रिक टेस्ट में जो कोरिलेशन टेस्ट हम लोग करते हैं कार्ल पियर्सन का करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्योंकि ये रैंकिंग पे बेस्ड होता है, ऑर्डिनल डाटा पे होता है, इसलिए यहाँ हम स्पीयरमैन का करते हैं।
और आप टेस्ट पढ़ चुके हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट में एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आप साइन टेस्ट, रैंक टेस्ट, कुर्सार वालिस, यू टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और स्पीयरमैन कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन करते हैं। अब हम वन बाय वन सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उसको समझेंगे। साइन टेस्ट, it is based upon plus or minus sign. The sign test is the simplest test of the non-parametric test. Its name comes from the fact that it is based on the direction or signs plus or minus of a pair of observation and not on their numerical magnitude. साइन टेस्ट करते समय हम केवल डायरेक्शन को देखते हैं, प्लस या माइनस, और हम उसके न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं देते। साइन टेस्ट कैन बी टू टाइप, वन सैंपल साइन टेस्ट एंड पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट। यहाँ हम आपको बता दें कि वन सैंपल साइन टेस्ट ज़्यादा लोकप्रिय है, और चूंकि ये इजी है कैलकुलेशन इसका, इसलिए दो तीन तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे अगर आप मीन कैलकुलेट करते होंगे तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ साइन टेस्ट के भी दो तीन मेथड है। अब सबसे पहले नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के कुछ डिसएडवांटेज आपको बता दें। पहला डिसएडवांटेज तो आउटलेयर्स का है, जो डिस्कशन हो चुका है। दूसरा कि जैसे आपने पैरामेट्रिक टेस्ट किया तो वहां पे टी टेस्ट की टेबल या एफ टेस्ट की या इजीली अवेलेबल थी। साइन टेस्ट में आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी भी पड़ सकती है। अब वन सैंपल साइन टेस्ट का एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल से इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। आप A typing school claims that the average typing speed of a student more than 60 words per minute. A random sample of 50 students is taken, test the hypothesis that the median typing speed of a student more than 60 words per minute. ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है वन सैंपल साइन टेस्ट के लिए। ये देखिए कि टाइपिंग स्कूल में ऐसा क्लेम किया गया कि उनके यहाँ जो भी स्टूडेंट हैं उनकी टाइपिंग स्पीड मोर देन 60 वर्ड पर मिनट है, और रैंडम सैंपल हमने 15 स्टूडेंट्स का लिया और जिसका डाटा नीचे गिरा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, ये भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पार्ट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग दो टाइप से होती है, पैरामेट्रिक टेस्ट के थ्रू भी होती है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी। तो यहाँ भी सबसे पहले स्टार्टिंग आपको करना होगा वहीं से, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस आपकी क्या होगी कि मीडियन इज इक्वल टू 60। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी कि मोर देन 60। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप यहाँ भी अपने हिसाब से 1%, 5%, 10% को भी कोई भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जनरली 5% का आइडियल मानते हैं। अब क्रिएट ए साइन। अब देखिए यहाँ पे साइन टेस्ट जैसा कि नाम से ही प्रतीत है कि आपको प्लस और माइनस का साइन असाइन करना पड़ेगा। जैसे वैल्यू हमारी क्या है, 60 है, हमारा हाइपोथेटिकल डाटा क्या कहता है 60। तो हम पहला जो मेरा डाटा देखिए यहाँ 81 है, इसमें से हम 60 को माइनस करेंगे। 81 माइनस 60 तो क्या आ रहा है, प्लस में वैल्यू आएगी तो हम प्लस साइन डिनोट करेंगे, और फिर 76 में से 60 को माइनस करेंगे तो भी क्या वैल्यू आएगी, माइनस। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि अगर देखिए यहाँ मैं एक पॉइंटर ऑप्शन लेता हूँ, और ये देखिए 81 माइनस 60 क्या ये डाटा आएगा, ये डाटा आएगा प्लस में। फिर 76 माइनस 60 तो ये भी डाटा मेरा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। फिर 53 माइनस 60 तो देखिए ये डाटा क्या हुआ, माइनस। इसी तरह से 71 माइनस 60 करेंगे, ये प्लस में। 66 माइनस 60, इस तरह पूरा आपको साइन असाइन कर देना। ठीक है,
अब देखिए यहाँ नल हाइपोथेसिस हमने क्या लिया और फिर हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया और प्रोसेस में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 5% लिया है। क्रिएट ए साइन प्लस माइनस का, इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन हाइपोथेसिस मीडियन वैल्यू पुट प्लस साइन, इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेस देन हाइपोथेसिस मीडियन वैल्यू पुट माइनस साइन, इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू तो 0 करेंगे। अब देखिए यहाँ, अब इसमें आपको ये समझना है कि अगर साइन टेस्ट में टू टेल टेस्ट है तो आपकी हाइपोथेसिस कैसी होगी, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, और इसका कंक्लूजन कैसे करेंगे। टू साइड टू टेल टेस्ट में प्लस साइन और माइनस साइन इक्वल है तो नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट होगी। लेफ्ट साइड टेस्ट में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी यदि आपकी टेबल वैल्यू मोर देन या इक्वल टू एस प्लस के इक्वल होगी। यहाँ आपको एक मेथड ये है कि लेफ्ट टेल टेस्ट जब होगा तो आपको एस प्लस मीन्स प्लस साइन को ध्यान में रखना है, और जब राइट टेस्ट होगा तो आपको नल हाइपोथेसिस के लिए साइन माइनस का ध्यान में रखना है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था राइट टेल टेस्ट मोर देन 60 का था, तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, टेबल वैल्यू मोर देन n माइनस होगी। तो अब देखिए यहाँ ये मेरा क्वेश्चन था, हमने 60 माइनस करके ये सारे साइन लिए। यहाँ देखिए 81 माइनस 60 प्लस में आया, ये भी प्लस प्लस ये माइनस फिर प्लस प्लस 59 माइनस 60 माइनस फिर ये सारे प्लस हैं, ये माइनस 60 माइनस 60 0। तो अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो उस वेरिएबल्स को आप हटा देंगे। मींस जो 15 डाटा का मेरा सेट था अब ये 14 डाटा का सेट मेरे पास रह गया, क्योंकि साइन हमको कितनी मिली, 5 साइन हमें मिली माइनस की, 8 साइन मिली हमें प्लस की और 1 0 मीन्स नो माइनस नो प्लस, s माइनस 5। अब चूंकि ये मेरा राइट टेल टेस्ट था और मोर देन डाटा का था तो हमें केवल माइनस साइन ध्यान रखना है, और S14 हम टेबल वैल्यू 5% लेवल पे चेक करेंगे तो 2 है। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड बिकॉज मेरी जो टेबल वैल्यू है वो लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसलिए मैं अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूंगा। मीन्स कि जो टाइपिंग स्कूल वाले ने क्लेम किया था कि मोर देन 60। अब देखिए एक दूसरा मेथड जो हम फॉलो करते हैं साइन टेस्ट का, वो के वैल्यू कैलकुलेट, क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो टेबल वैल्यू है उसकी जगह हम कभी कभी के वैल्यू भी निकालते हैं। इन प्लेस ऑफ टेबल वैल्यू समटाइम्स वी यूज के वैल्यू। इफ एस मीन्स साइन मोर देन के, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अब k की वैल्यू क्या है, n माइनस 1/2 माइनस 0.98 अंडर रूट n। तो इस फार्मूले में मैंने कर दिया और मेरा n 14 हो गया था, क्योंकि मेरे पास 15 डाटा थे और एक वैल्यू 0 हो गई तो n की वैल्यू 14 हो गई। अब इसको मैंने इस फार्मूले में पुट कर दिया तो वैल्यू कितनी आई मेरी, 2.83। मीन्स हमारी k की वैल्यू है 2.83 और आपके पास साइन कितने थे, एस साइन आपके पास 5 थे और k वैल्यू 2.83। इफ s मोर देन k, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो इस मेथड से भी अगर आप करते हैं तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान देने की और है कि अगर ये साइन टेस्ट में आपके पास डाटा मोर देन 25 होता तो आप जेड स्कोर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जो आपकी एनालिसिस है वो जेड स्कोर के बेसिस पे होगी। सेकंड जो मेरा टेस्ट है वो रन टेस्ट है। रन्स टेस्ट क्या बताता, इट इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, टेस्ट ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस चेक करने का तरीका ये है कि
अगर मान लीजिए हम ये चेक करना चाहते हैं कि किसी भी मॉल में या किसी भी प्लेस में मेल और फीमेल जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो रैंडमली आ जा रहे हैं या कि किसी अदर रीजन या बायस्ड होके आ रहे हैं, उसके लिए हम ये चेक करते। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन वेदर द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्टेन इज रैंडम। The general assumption of selection of sample is that they are randomly selected without preference or bias. अब पहले हम रन टेस्ट का फार्मूला देख लेते हैं। If either n1 or n2 more than 20, then R distribution closely to normal distribution. इसमें रन टेस्ट में हम ये ध्यान देंगे कि जो n1 n2 मेरा आएगा मीन्स जिसके ऊपर हमें रैंडमनेस चेक करनी है वो अगर 20 से ज्यादा है तो R डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरा है बहुत ही क्लोज हो जाता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। टू डिराइव द मीन ऑफ R डिस्ट्रीब्यूशन, टू डिराइव स्टैंडर्ड एरर ऑफ R डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए इसका फार्मूला। रन टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले जेड स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके फार्मूले में आर है, यू आर है और स्टैंडर्ड मीन्स कि मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा और आर ये जो डिनोट करता ये रन को डिनोट करता और मीन कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है और स्टैंडर्ड डिविएशन एरर के लिए ये फार्मूला है। अब देखें क्वेश्चन एक लेते हैं और उस बेसिस पे इसको जरा समझते हैं हम लोग। देखिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट या पैरामीट्रिक टेस्ट आप डिफरेंशिएट तभी कर पाएंगे जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे या लिटरेचर पढ़ने के संग संग आप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। एक कुरकुरे कंपनी यूजेस ए मशीन टू इंसर्ट वन ऑफ टू टाइप्स ऑफ टॉय इन ईच पैकेट। द कंपनी वांट्स रैंडमनेस सो दैट एवरी चाइल्ड इन द नेबरहुड डज नॉट गेट द सेम टॉय। Samples of 60 successive packets to see whether the machine is properly mixing the two types of toys A and B or not. देखिए ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा क्वेश्चन है कि एक कुरकुरे का पैकेट बनाने वाली कंपनी, आपने अक्सर बच्चों के कुरकुरे पैकेट में देखा होगा कि उसमें एक छोटा खिलौना पड़ा रहता प्लास्टिक का। एक कंपनी ये जानना चाहती कि जो दो तरह के खिलौने उनके कुरकुरे के पैकेट में पड़ते थे वो रैंडमली पड़ रहे हैं विदाउट एनी बायसिंग और नॉट। ये देखिए 60 उन्होंने रैंडमली सेलेक्ट किया सैंपल्स। अब यहां देखिए, यहां समझिए पहले इस डाटा को कि पहला जो सैंपल उन्होंने लिया उसमें बी टॉय था, दूसरे में ए, तीसरे में बी, चौथे में फिर बी, पांचवें में फिर बी, छठे में ए। इस तरीके से ये उनके 60 सैंपल्स। अब यहाँ दो चीजें आपको पहले क्वेश्चन पे जानने के पहले आपने जो कि फार्मूले में देखा था आपको वो देखना पड़ेगा। देखिए एक बार हम प्रीवियस स्लाइड पे जाके आपको फार्मूला पूरा दिखा दें। ये देखिए पूरा फार्मूला है, इसमें हमें जेड के लिए आर चाहिए, फिर मीन चाहिए। मीन के लिए हमें n1 n2 चाहिए और एसडी के लिए भी n1 n2 चाहिए। मींस अगर हम क्वेश्चन से आर n1 n2 डिसाइड कर लें तो हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर समझ सकते हैं। अब देखिए इस डाटा से हमें क्या डिसाइड करना है, n1। अब n1 मींस इस पूरे 60 सैंपल्स में जितनी बार ए आया है वो n1 होगा। अब हम n1 को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 29 आई थिंक। और इसी तरह बी सेलेक्ट करें और बी की वैल्यू जितनी आए तो ए और बी जितने टाइम्स रिपीट हुआ, जितनी बार आया, ए की फ्रीक्वेंसी को n1 कर देंगे और बी की फ्रीक्वेंसी को n2 कर देंगे।
अब हमें डिसाइड करना है आर, रन। रन में ये देखिए बी यहां आया तो ये एक रन है। यहां फिर जरा हम आपको बताएं, ये देखिए बी, ये एक रन हुआ, ये ए दूसरा रन, बी 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 तीसरा, फिर ए चौथा रन, फिर बी बी पांचवा, फिर यहाँ सिंगल है, ये छठा रन, ये सातवां रन, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं ये 13 पूरा है, यहाँ बी से 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, या इस तरह से आप काउंट कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रन हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं हम और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। Twice are not randomly mixed. Sample are more than 20, hence we use normal approximation. और यहाँ जो मेरा सैंपल था 20 से ज्यादा था तो हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे। और नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे 1.96 होगी। और द वैल्यू ऑफ आवर टेस्ट विल बी, हम सारे टेस्ट करेंगे, N1 नंबर ऑफ पैकेट्स A हो जाएगा, N2 नंबर ऑफ पैकेट्स B, R नंबर ऑफ रन। तो उस बेसिस पे देखिए हमने काउंट किया था और यहाँ द वैल्यू ऑफ आवर टेस्ट विल बी N1 29 आया, N2 31 और R 29। ये देख लीजिएगा, जरा काउंटिंग में प्रॉब्लम हुई होगी। टू डिराइव द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए मीन का फार्मूला मेरा ये था, हमने वहां वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद आर डिस्ट्रीब्यूशन से, ये स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ये आपको मिल गई वैल्यू। अब इसके बाद हम स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड 3.84 आ जाएगा, उसमें पुट करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर जेड कैलकुलेट करने का हम जो फार्मूला है उसको पुट किए और ये मेरा रन 29 था और मीन 30.97 और ये स्टैंडर्ड एरर मेरा 3.84, तो ये मेरी वैल्यू आ गई। अब we accept the null hypothesis and conclude for this test that twice are inserted in packet randomly, क्योंकि ये जो 5% सिग्निफिकेंस पे मेरी वैल्यू थी 1.96 प्लस माइनस इसके बीच में है, तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। मींस कि जो कुरकुरे पैकेट में ट्वाइस आपके डाले गए थे वो रेंडमली डाले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं द मैन व्हिटनी यू टेस्ट पे। द मैन व्हिटनी यू टेस्ट जो है, with this test we can test the null hypothesis that mean 1 mean 2 without assuming whether the population sample have the shape of normal distribution। हम mean 1 mean 2 को equality null hypothesis में लेंगे without assuming कि जो distribution हमारा था normal था। This test help to determine whether two samples have come from identical population। देखिए इसको हम टी टेस्ट के 2 सैंपल की जगह यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट 2 सैंपल टी टेस्ट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसमें भी रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए और डाटा जो आपका हो एटलीस्ट ऑर्डर लेवल का होना चाहिए। और इस टेस्ट के लिए भी स्टेप सारे वही हैं कि आपको नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे रैंक आपको करनी पड़ेगी सारे डाटा। और रैंक करने के लिए आपको मालूम होगा कि जो भी डाटा की आप रैंकिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, वो रैंकिंग स्मॉल डाटा की तरफ से की जानी चाहिए। और आप
ने रैंक डाटा का सही किया है या नहीं किया है, इसके लिए ये एक फार्मूला है, आप इससे अपने डाटा की रैंकिंग चेक कर सकते हैं। और मैन विटनी यू टेस्ट में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यू, और यू कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है U1 और U2, मीन्स दोनों सैंपल के लिए आपको यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक U1 पहले सैंपल के लिए और दूसरे के लिए U2। फिर बाद में आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों U1 U2 में जो स्मॉलर होगा वही आपका U होगा। चूज द स्मॉलर ऑफ द 2U वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपकी U1 U2 की है उसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही आपकी U की होगी। फिर क्रिटिकल टेबल में हम अपनी वैल्यू चेक कर लेंगे और फिर कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे हम कैलकुलेटेड वैल्यू का और टेबुलेटेड वैल्यू का। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, नल हाइपोथेसिस मेरी एक्सेप्ट होगी। अगर इसके अपोजिट है कैलकुलेटेड वैल्यू मोर देन क्रिटिकल वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस मेरी रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहां भी देखिए आप कि if both n1 and 2 less than 10, special table must be used. If not, we perform the transformation of Z. देखिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में यही है कि अगर आपकी सैंपल साइज कम है तो आप टेबल वैल्यू चेक कर सकते हैं, अगर अदरवाइज आपको जेड ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। और उसके लिए भी कंक्लूजन ये है कि नल हाइपोथेसिस जेड के केस में जेड वैल्यू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज रिजेक्ट होगी। और जेड का ये फार्मूला यू के बेस पे गिवन है। अब हम एक क्वेश्चन के बेसिस पे इसको जरा डिस्कस करते हैं। देखिए ये मेरा एग्जांपल है। एग्जांपल में ये एक्स की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 1 by 1 और वाई की वैल्यू फिर देखिए ये हमारे पास वैल्यू है एक्स और वाई की, और इसके बीच में हमें अपना टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के लिए देखिए हमने सबसे पहला जो आपको बताया कि आपको रैंक करना पड़ेगा सारे डाटा में। अब सारे डाटा मीन्स कि हम ये पूरे डाटा को एक साथ लेंगे और रैंक स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट से। तो देखिए स्मॉलेस्ट डाटा मेरे पास दोनों ग्रुप में क्या है 12, तो हमने 12 को 1 रैंक दी, फिर उसके बाद 18 उसको 2 दी, फिर थर्ड दिया 24 को, फिर उसके बाद ऐसे करते हुए हम 4th 5th 6th अपना दोनों साइड में जो डाटा की रैंक है हम उसको रैंक करते चले। ठीक, अब 7 तक हमने रैंक दे दिया, अब हमें 8th रैंक देनी है। अब आप देखेंगे 8th रैंक के लिए 45 के बाद इस पूरे सीरीज के डाटा में ये 57 है और यहां भी 57 है। तो अब आपको ये देखना है कि अभी तक तो 12 1 था तो हमने फर्स्ट दे दिया, फिर 18 1 था तो हमने सेकंड। अब जब डाटा 2 हो गए तो अब हमें करना क्या है, ये देखिए हमें करना क्या है कि 7 तक रैंक तो हम दे चुके हैं, अब हमें 8th और 9th रैंक देनी है। तो हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, 8th प्लस 9 डिवाइडेड बाई, तो कितना आया 8.5। तो हम 8.5 रैंक यहां देंगे और 8.5 यहां। अब देखिए 8th और 9th रैंक हम दे चुके हैं, अब हमें 10th रैंक देना है और 11th और 12th रैंक हो गया। अब रैंकिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा कि हम रैंकिंग 1 और रैंकिंग 2 इन दोनों का टोटल करें। तो रैंक 1 का टोटल देखिए अगर हम करते हैं तो रैंक 1 का टोटल ये है मेरे पास, ये रैंक 1 हो गई मेरी, और इसी तरह हम रैंक 2 का कर ले। ठीक है, अब रैंक करने के बाद सबसे पहले प्राइमा फेसी आप ये देखिएगा कि रैंक आपने सही किया है कि नहीं। और रैंक को चेक करने के लिए जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था n ब्रैकेट में n+1 अपॉन, तो इस फार्मूले को चेक करिए। टोटल रैंकिंग कितनी आ रही है 78।
और अब आप देखेंगे कि ये रैंक प्लस ये रैंक 78 आ रहा हो, इसका मतलब कि आपने रैंक का अलॉटमेंट सही से किया है, अदरवाइज आपको फिर से जाके रैंक अलॉट करना पड़ेगा। तो ये देखिए R1 प्लस R2 इक्वल टू 26.5 प्लस ये भी, ये दोनों डाटा आपका मैच होना चाहिए। इट मीन्स रैंक आपकी क्लियर है। अब रैंक के बाद हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ यू कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ यू कैलकुलेट करने के लिए हमें U1 और U2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप U1 और U2 के फार्मूले में अपनी वैल्यू रैंक 1 रैंक 2 की रख देंगे और N1 N2, और फिर आपको ये देखिए U1 U2 मिल गया। हमें क्या मिला, U1 30.5 और U2 क्या मिला 5.5। तो अब U की वैल्यू मैंने क्या बताया था, स्मॉलेस्ट ऑफ टू, U1 U2 में जो स्मॉलेस्ट हो। तो मेरा U की वैल्यू क्या आ गई, मेरी U की वैल्यू आ गई, सेलेक्ट स्मॉल u दैट इज U2 5.5। अब U की वैल्यू आने के बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ करें। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू मोर देन क्रिटिकल वैल्यू। तो अब यहाँ देखिए टेबल में देखेंगे क्रिटिकल वैल्यू 5 है और मेरा U 5.5 है, तो मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इस क्वेश्चन में दो डाटा मेरे पास था और हमने हाइपोथेसिस जो भी ली हो उस रेस्पेक्ट में मीडियन के इक्वल की, वो रिजेक्ट होगी। नेक्स्ट, अब U टेस्ट के बाद जो हमारा टेस्ट है दैट इज क्रुस्काल-वालिस टेस्ट। क्रुस्काल-वालिस टेस्ट, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं ये देखिए पहले। The Kruskal-Wallis test is a rank-based test, non-parametric test that can be used to determine if there are statistically significant difference between two or more groups of an independent variables। तो अब देखिए यहाँ एक पॉइंट आ गया, टू और मोर, और पैरामेट्रिक टेस्ट में टू और मोर होने पे हम क्या यूज करते थे, एनोवा यूज करते थे। मींस कि ये टेस्ट जो है मेरे इक्विवेलेंट टू एनोवा है। इट इज आल्सो कॉल्ड एच टेस्ट एंड वन वे एनोवा ऑन रैंक्स। और यहाँ भी आपको कुछ इसके assumption है, data must be independent random sample, must be ordinal, there must be 5 score in each sample। देखिए मिनिमल साइज क्लियर है कि कम से कम 5 स्कोर होना चाहिए। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले वही अप्रोच है मेरा, डिफाइन नल हाइपोथेसिस करेंगे एंड अल्टरनेट अल्फा डिसाइड कर लेंगे, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे, स्टेट डिसीजन रूल हम अपना बनाएंगे, कैलकुलेट टी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स करेंगे और फिर उस बेसिस पे हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे और अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं और इस एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं। The following are the scores of 3 different methods: method A, method B, method C. Use the S test to determine at 5% level of significance whether the 3 methods are equally effective or not. देखिए इस टेस्ट को करने के लिए मोर देन 2 सैंपल है तो हमें क्रुस्काल-वालिस टेस्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस क्या लेंगे कि जो मेरे 3 मेथड्स थे, ऑल द 3 मेथड्स आर इक्वली इफेक्टिव। नेक्स्ट अल्फा जो मेरा है 0.5, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 3 - 1 2 हम लेंगे क्योंकि 3 मेथड से। डिसीजन रूल अपना हम पहले से फिक्स कर लें कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे जब कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू हो। अब देखिए ये हमारा तीनों मेथड था, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3, ABC। अब हमें इस डाटा को भी सबसे पहले रैंक प्रोवाइड करना है। तो
अब आप जैसे रैंकिंग आपने यू टेस्ट में की थी वैसे ही रैंकिंग आप यहाँ करेंगे कि इस पूरे डाटा में ए मेथड, बी मेथड एंड सी मेथड, तीनों मेथड में सबसे स्मॉलेस्ट आपका क्या है 60, तो इसको रैंक 1 देंगे। और देखिए घर में या बाहर कहीं भी हम लोग देखेंगे जो छोटा होता है सबसे पहले उसी को रैंक फर्स्ट दी जाती, तो इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट करेंगे, फिर 65 को सेकंड, फिर थर्ड, आप देखिए 67। इस तरीके से आपने डाटा को रैंक कर दिया तीनों में मिक्स करके 4 यहां, और तीनों डाटा को एक साथ रैंक करना। इसके बाद आप तीनों की रैंकिंग ऐड करेंगे, जो मेरा मेथड ए था उसका टोटल रैंक आप करेंगे, ये आया, जो मेथड मेरा बी था उसके रैंक का टोटल आप करिए, और जो थर्ड मेथड था उसके रैंक का टोटल करिए। मींस R1, R2, R3 आपके पास अवेलेबल हो गया। अब आपको R1 देखिए 61, R2 62, R3 48, N आपका क्या होगा, तीनों का टोटल कर लीजिए। एक में 6 डाटा थे मेथड ए में, मेथड बी में 7 थे, मेथड सी में 5 था। अब H फार्मूला आप इसमें अप्लाई करिए। देखिए H फार्मूला ये है 12/n, n+1, और ब्रैकेट में देखिए जितने आपके सैंपल हो उतना फार्मूला आप रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 अगर है तो वहां भी आप कर सकते हैं, n1, n2, n3 -3। आपने H कैलकुलेशन किया वैल्यू रख के R1, R2, R3 का, तो ये आपके पास 0.197 है। और टेबुलेटेड वैल्यू ये आपको H टेबल में टेबुलेटेड वैल्यू मिलेगी। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो 0.197 है ये आपके टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, इट मींस आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। मींस तीनों मेथड में कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट, इसका भी मेथड समझते हैं। देखिए प्रपोज्ड इन द ईयर 1945 बाय फ्रैंक विल्कॉक्सन, used when comparing two related sample, और इसका assumption क्या है, data are paired and come from same population। मीन्स ये देखिए पेयर्ड है, और जैसा हम पहले पढ़े हैं कि पेयर्ड टी टेस्ट की जगह हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट करते हैं। मीन्स पैरामेट्रिक में जो पेयर्ड टी टेस्ट करते थे उसकी जगह हम इस टेस्ट को यहाँ कर सकते हैं। ईच पेयर सेलेक्टेड रैंडमली एंड आइडेंटिकल। आपको मालूम है कि जब भी हम पेयर सेलेक्ट करते हैं वो रैंडमली होना चाहिए, और आइडेंटिकल मींस अगर N1 10 है तो N2 भी 10 होगा, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर उस पर आप वर्क करते हैं, और ये ऑर्डिनल स्केल में होता। इस टेस्ट को भी करने के लिए सारे स्टेप्स आपको पहले डिस्कशन करने होंगे। स्टेप्स में पहला, टेक द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल। सबसे पहले बिफोर एंड आफ्टर है तो आप उसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। मींस कि पहला बिफोर अगर 66 डाटा दिया है और आफ्टर के केस में 26 दिया है तो ये माइनस होगा, लेकिन बिफोर अगर 66 है और आफ्टर में 75 है तो ये प्लस होगा, तो उसको डी से डिनोट करेंगे। फिर रैंक द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस। जो डिफरेंस मेरा आएगा चाहे प्लस या माइनस में, यहां देखिए ये मॉड का साइन है, मींस क्या होता है कि डी के ये कर दिया मॉड, इट मींस कि ओनली हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, मींस साइन का ध्यान नहीं देंगे। विदाउट मींस इग्नोरिंग साइन हम रैंक करेंगे, जो भी प्लस या माइनस का साइन आया हो उसको इग्नोर करते हुए हम रैंक करेंगे। असाइन टू ईच रैंक द साइन ऑफ observed differences. Obtain the sum of plus rank, obtain the sum of minus rank। और प्लस रैंक को भी माइनस प्लस करेंगे और माइनस को भी प्लस करेंगे।
whichever is less both the S plus S minus is called S। देखिए मैन विटनी यू टेस्ट में हम क्या करते थे कि हमने U1 निकाला, U2 निकाला और U1 U2 में से जो मेरा स्मॉल था उसको मैंने U, लेकिन यहां पे हम S प्लस और S माइनस मीन्स प्लस रैंक को हम सम करेंगे और माइनस रैंक को सम करेंगे, दोनों रैंक का समेशन में से हम विच एवर इज लेस जो कम होगा उसी को हम एस कॉल करेंगे। इफ एस मोर देन टेबल वैल्यू नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ये मेरा प्रोसेस है। अब आइए हम एक फार्मूला क्या लगेगा इसमें जेट ट्रांसफॉर्मेशन का, ये इसका फार्मूला है और फार्मूला के बाद ये मेरा क्वेश्चन है। The weight of 5 people before they stopped smoking and 5 weeks after they stopped smoking in kg were as follows। देखिए 5 पर्सन का वेट हमने लिया, people 1 2 3 5 5 बिफोर एंड आफ्टर। जब उन्होंने स्मोकिंग बंद कर दी, स्मोकिंग करते थे तब, बंद करने के बाद use the Wilcoxon sign rank test to the hypothesis 5% level of significance that giving up smoking has no after on a person's weight against the alternative that one weight increase if he quits smoking। टेबल वैल्यू गिवन है इसमें। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले बिफोर और आफ्टर, ये मेरे क्वेश्चन में वेट गिवन था 5 पर्सन्स का, हमने 5 पर्सन्स के वेट को लिखा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखिए हमें सबसे पहले डी कैलकुलेट करना है। डी कैसे कैलकुलेट होगा, 66 माइनस 71, 80 माइनस 82। अब देखिए इस बेसिस पे हमने डी कैलकुलेट कर लिया। 66 में से 71 माइनस 5, 80 में से 82 माइनस 2, 69 में से 68 प्लस आया, 52 में से 56 माइनस आया, 75 प्लस में आया, मीन्स डी जो हमें मिला। अब डी के बाद हमें क्या करना था, रैंक असाइन करना था, और रैंक असाइन करने के लिए हमें माइनस और प्लस को इग्नोर करना है। मीन्स सबसे स्मॉल मेरा 1 था तो इसको हमने 1 कर दिया। अब इसके बाद 2 और 2 दो बार है तो हमें 2 और 3 रैंक है, तो सेम जैसे मैंने पिछले में किया था कि रैंक प्रोवाइड करने के लिए 2 + 3/2 करेंगे तो 2.5 और 2.5, फिर 2 और 3 रैंक हम अलॉट कर चुके हैं तो 4 और 5, और रैंक अलॉट करने के लिए हम यहाँ डी की प्लस और माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, मीन्स मॉड डी पे हम रैंक प्रोवाइड करते हैं। अब एस प्लस, अब देखिए मेरी प्लस की एक ये रैंक है, ये और यहाँ ये, तो मीन्स प्लस का 1 और 2.5 प्लस का, और माइनस का देखिए माइनस मेरा ये और ये है, तो ये माइनस का मैंने लिया रैंक, ये रैंक माइनस का, ये रैंक। अब ऐड करिए, ऐड करने पे देखिए s प्लस 1 और प्लस 2.5 कितना हुआ, 3.5 हो गया, और s माइनस 5 प्लस 2.5 7.5 प्लस 4 11। अब क्या मैंने आपको बताया था कि प्लस साइन माइनस साइन दोनों में से जो विच एवर लेस होगा वही मेरी क्या वैल्यू होगी, वही वैल्यू मेरी एस की होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैन विटनी टेस्ट में यू के लिए U1 U2 निकालते हैं और उन दोनों में से जो स्मॉलर होगा वो यू की वैल्यू होगी। तो यहाँ इस टेस्ट में सबसे पहले हम प्लस का साइन और माइनस का साइन दोनों को एडिशन लेंगे, दोनों में से जो लेस होगा वही मेरा। अब S 3.5 है और टेबल वैल्यू 1 है, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी मेरी, एक्सेप्ट होगी, मींस बिफोर एंड आफ्टर वेट में कोई डिफरेंस नहीं आए। अब देखिए ये काई स्क्वायर टेस्ट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि काई स्क्वायर टेस्ट बहुत ही फेमस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, सब लोग इसको जानते होंगे।
कार्ल पियर्सन ने इसको दिया था 1900 में। और काई स्क्वायर टेस्ट जो है मेजरमेंट which tells about the magnitude of difference between actual and observed frequency. Of usage of chi-square test. chi-square test कहाँ हम यूज करते हैं? देखिए, सबसे पहला chi-square टेस्ट का यूज होता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी मीन्स कि जब हम ये देखना चाहते हैं कि chi-square टेस्ट के द्वारा मेरे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों में बोथ आर डिपेंडेंट और नॉट। मीन्स इसका बहुत फेमस एग्जांपल जो बुक्स वगैरह में आपको हर जगह मिलेगा कि कोई भी एट्रीब्यूट्स हैं, अगर एक एट्रीब्यूट बोथ आर पॉजिटिव रिलेटेड और नेगेटिव रिलेटेड और इंडिपेंडेंट, अगर ये आप चेक करना चाहते हैं कि दो एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, तो उसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट का टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, मींस एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आपस में कोरिलेटेड है या नहीं है, डिपेंडेंट है नहीं डिपेंडेंट है, या फिर कोई मेडिसिन आपने बनाई और वो किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए डिपेंडेंट है या नहीं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मेडिसिन का यूजफुलनेस क्या है, उपयोगिता क्या है। दूसरा है गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट में हम देखते हैं कि कोई भी जैसे जो डाटा है मेरे पास, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम ले लें या कोई भी अदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम देखेंगे कि वो डाटा मीन्स रैंडमनेस से आप इसको कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपको बताएं तो जैसे कि किसी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स बुक वहां निकालते हैं, सपोज दैट कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 6 डेज का डाटा आपने कलेक्ट किया कि मंडे को इतने स्टूडेंट्स ने बुक विड्रॉ की, ट्यूसडे को इतने स्टूडेंट्स ने, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे। अब ये जानना आप चाहते हैं कि जो ये बुक्स का विड्रॉवल डे बाय डे मंडे टू सैटरडे हुआ, ये इट इज डिपेंड अपॉन डेट और नॉट, तो आप गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करके वहां चेक कर सकते हैं। या आप किसी कॉइन के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक करके आप बना सकते हैं कि गुडनेस ऑफ फिट सही है या नहीं है। कॉइन के केस में आप टॉस करके आप गुडनेस ऑफ फिट चेक कर सकते हैं। और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी के लिए काई स्क्वायर टेस्ट को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि हमें लगता है कि काई स्क्वायर टेस्ट ऐसा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो आप सब में से अक्सर लोग जानते हैं। कंडीशन एब्जम्पशन फॉर अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट, इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी स्मॉल। देखिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की जो हम बात कर रहे हैं कि अगर काई स्क्वायर टेस्ट लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, जनरली 50। अब किसी भी एक सेल की फ्रीक्वेंसी अगर 5 से कम है तो आपको काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करने से पहले येट्स करेक्शन करना होगा। येट्स करेक्शन ये कहता कि जिस सेल की फ्रीक्वेंसी 5 से कम है आप उसमें 0.5 डाटा ऐड कर दीजिए और बाकी सेल के फ्रीक्वेंसी उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। और यहाँ जो हम सेल की बात कर रहे हैं वो अल्टीमेट क्लास की बात कर रहे हैं, मींस सेकंड ऑर्डर की। डाटा इन ओरिजिनल यूनिट्स में होनी चाहिए, मींस परसेंटेज वगैरह में नहीं होनी चाहिए। रैंडम सैम्पलिंग मींस काई स्क्वायर के लिए जो सैंपल आपने लिया वो रैंडम सैंपल होना चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा यहाँ पे होना चाहिए। अब इसके बाद जो लास्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसके लिए भी मैंने कुछ नहीं रखा क्योंकि कल कोरिलेशन का सेशन हो गया है और जो हमारे बीच के हमारे सर आए थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे पता है आपको पढ़ाया होगा, तो मैं इसको पढ़ाना उचित नहीं समझता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब कुछ हम लोग एक्सेल पे एक्सरसाइज करेंगे, ये जितने भी टेस्ट हमने पढ़े हैं।
हेलो, हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। अब हेलो हम सर। एक्सेल शीट अपलोड करते हैं जरा, यस। ठीक है? जी सर। एक्सेल शीट विजिबल है? नो सर। It will take 30 to 40 seconds. Please wait. विजिबल होगी तो जरा बताइएगा हमें। ठीक है सर। विजिबल है सर। विजिबल है, ठीक, थैंक यू। अब देखिए, जितने भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं उनको भी आप एक्सेल पे कर सकते हैं, और एक्सेल पे करने के लिए आपको यहाँ स्टैटिस्टिकल टूल्स में जाएंगे तो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का ये ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। विजिबल है एक्सेल शीट? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर, विजिबल है सर। तो देखिए यहाँ जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में है, ये वन सैंपल Yes, साइन sir. टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट फॉर 2 सैंपल, वन सैंपल विल्कॉक्सन साइन क्रैन टेस्ट, कुर्स्ट्राल वॉलिस टेस्ट। तो आपको जो भी टेस्ट करना हो आप उसको सेलेक्ट करिए। जैसे ये डाटा मैंने वन सैंपल साइन टेस्ट का लिया था, जो हम लोग अपना किए अभी मैनुअली, तो आप यहाँ जाके इस डाटा को कलेक्ट कर सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए कि ये टाइपिंग स्कूल का क्लेम्स था 60, तो यहाँ स्पेसिफाइड मीन में आप 60 डाल दीजिए, और बाकी आप यहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल, टाइप ऑफ टेस्ट, आपका जो भी डाटा से रिलेटेड हो आप जाएंगे यहाँ टाइप ऑफ टेस्ट में, 2 साइडेड, लोअर साइड, अपर साइड, या कुछ भी अल्फा, जो भी आपका इस आउटपुट रेंज। आउटपुट रेंज के बारे में देखिए, आउटपुट रेंज के बारे में फर्स्ट सेल ऑफ आउटपुट रेंज वर्कशीट, न्यू वर्कशीट। अब आउटपुट रेंज के बारे में आप जाएंगे तो आप आउटपुट रेंज जो भी सेलेक्ट करें, मीन्स आप अगर आउटपुट रेंज ये सेलेक्ट करते इसी पेज का, तो जो भी रिजल्ट होगा आपको इसी सीट पे मिल जाएगा। अगर आप नेक्स्ट सीट सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट, ये देखिए आपका रिजल्ट इसी सीट पे आ गया। लास्ट मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें सारी जो सीट हमने न्यू सीट सेलेक्ट किया था, तो देखिए साइन टेस्ट फॉर 81 ये आपका आया है पूरा। लेकिन इसमें जरा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपकी जो भी सेलेक्ट करिएगा डाटा उसको ये आपका नल हाइपोथेसिस भी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बना के देगा इसमें, ठीक है। और रिजल्ट्स भी इसमें ऑटोमेटिक, द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, देयर इज नो एविडेंस दैट द मीडियन इज मोर देन 60। आप ये देख के अपना मीन्स
कि बड़ा ही आसान है। इसमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ये आपको हाइपोथेसिस भी देता कि क्या है, और फिर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, ये पूरा आपको लिख के आपकी सीट में दे देगा। ये वन सैंपल साइन टेस्ट था। अब वन सैंपल विल्कोक्सन टेस्ट, ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिया है। ये सेल्समैन पेड 12 विजिट टू हिज एरिया सेल्स मैनेजर एंड नोटेड दैट he had to wait for 11:27 this 36 minutes respectively before being called his office. The area sales manager claimed that the salesman wishing to meet him does not have to wait for more than 20 minutes before being called. Using Wilcoxon sign rank test claim made by area sales. देखिए ये एक एरिया सेल्स मैनेजर है, उनका क्लेम है कि जब वो ऑफिस में जाते हैं तो बाहर उनको इतना देर वेट करना पड़ता, लेकिन मैनेजर ने कहा कि भाई 20 मिनट से तो ज़्यादा हमने आपको वेट ही नहीं कराया। तो आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे? फिर आप वहाँ जाइए स्टैटिस्टिक्स टूल पे और फिर आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे गए और वन सैंपल है, इसको ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ देखिए जो डाटा में आप जाएंगे, ये आप डाटा में गए और यहाँ देखिए इसमें एक और अच्छी चीज है कि यहाँ देखिए डाटा रेंज विथ हेडिंग लिखा हुआ है। मीन्स जहां जहां डाटा रेंज विथ हेडिंग लिखा हुआ है वहां आप विथ हेडिंग जाइएगा, और जहां जहां विदाउट हेडिंग लिखा रहा है वहां विदाउट हेडिंग। यहाँ देखिए डाटा में हमने एक्स को भी लिया। अब स्पेसिफाइड मीन मेरा क्या था? उनका क्लेम था कि 20 मिनट्स, तो मैं 20 यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद टाइप ऑफ टेस्ट आप जैसा भी कर सकते हैं और फिर ओके करेंगे। तो आप अगर सेम सीट पे आउटपुट के लिए क्लेम किए हैं तो यही मिलेगा, अदरवाइज न्यू वर्क सीट पे आपको आपका आंसर आएगा। ये देखिए न्यू वर्क सीट पे आया है और इसमें भी ये नल हाइपोथेसिस गिवन है, और उसके बाद नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, there is no evidence to the median does not equal 20%। और ये सारी चीजें आप इसमें कैलकुलेट हो के मिलेगी। फिर नेक्स्ट जो इसके बाद है टेस्ट, वो मैन विटनी। इसको भी आप करने के लिए आप स्टैटिस्टिकल टूल में जाए, नॉन पैरामीट्रिक को सिलेक्ट करिए, मैन विटनी टेस्ट फॉर 2 सैंपल, ओके। अब यहाँ भी देखिए मेथड ए डाटा विथ हेडिंग, मीन्स मेथड ए को या एक्स वाई या ए बी जो भी हो हमने विथ हेडिंग लिया, और फिर मेथड बी को भी हमने विथ हेडिंग लिया। और इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको मीन चेक करना है, तो टाइप्स ऑफ टेस्ट आप डाल सकते हैं अपना जो भी, आउटपुट ऑप्शन भी आप जैसे डालेंगे वैसा आपको मिलेगा, और क्लिक करिए। और रिजल्ट आपको मिल गया। और इसमें भी देखिए वो नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना के दिए, फिर द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, देयर इज नो एविडेंस। तो आपको खाली पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए पहले डाटा और ये अगर आप सब फाइनल कर लेते हैं अपना, तो एनालिसिस कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो स्टैटिस्टिक्स में है कि आपका डाटा आपके पॉपुलेशन और सैंपल से मैच होना चाहिए। फिर देखिए थर्ड, वन वे एनोवा इसको कहते हैं, क्रुस्काल-वालिस टेस्ट, मोर देन 2 सैंपल है। ये क्वेश्चन भी मैंने पीपीटी में कराया है आपको। तो यहाँ भी स्टैटिस्टिकल टूल्स पे जाइए, नॉन पैरामीट्रिक में गया और क्रुस्काल-वालिस टेस्ट पे आपने सेलेक्ट किया, और ये देखिए इंटर डाटा रेंज विथ हेडिंग्स, और ये मेथड ए भी सबको कंबाइंड रूप से आपको इसमें कलेक्ट करना है। तो आपने ये पूरा डाटा एक साथ इसमें कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करने के बाद आप उसको सेलेक्ट किए और उसके बाद अल्फा वैल्यू, और फिर आप ओके करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट देखिए ये आया है, ये रिजल्ट है उसी सीट पे आया। और यहाँ देखिए KW स्टैटिस्टिक्स आई है, P वैल्यू कंक्लूजन में देयर इज नो एविडेंस दैट देयर आर डिफरेंस इन द मेथड। और हमने पीपीटी पे भी ये क्वेश्चन लगाया था मैनुअली, तो यही था कि तीनों मेथड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए ये कंपैरिजन इसमें क्या है कि ए बी का भी कर रहा है, मींस ए और बी मेथड में भी अगर आप देखेंगे पेयर वाइज,
तो इन तीनों की क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा है, इनकी पेयर डिफरेंस है, तो तीनों में आपस में भी इनका कोई एविडेंस नहीं है कि ये मेथड डिफरेंट है एक दूसरे से। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर रिगार्डिंग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंस लिसनिंग विदाउट इंटरप्ट। If any participants have any doubt, please clear that one by one. Good evening, sir. If any participant have any doubt, please clear that one by one. Good evening. I have a doubt regarding U test. How we can find critical value? टेबल वैल्यू यू टेस्ट का गिवन है, उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सर, ये गिवन होता है। और अगर नंबर ऑफ सैंपल्स आपके जाते हैं तो आप जेट ट्रांसफॉर्म करके कोई भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। और ये जितने भी इलस्ट्रेशन हमने किए ये स्मॉल सैंपल्स के लिए, और इसमें टेबल, क्योंकि जो टेबल वैल्यू है इसकी बहुत कम डाटा या कम सैंपल्स की टेबल वैल्यू गिवन है। अगर आपका डाटा एक लिमिट से ज्यादा होता तो आपको के स्टैटिस्टिक्स और जेड स्कोर करके जेड ट्रांसफॉर्म करके आपको ये सॉल्व करना। ओके सर। और सर साइन टेस्ट में सिर्फ माइनस का साइन क्यों लेते हैं सर? किसमें? साइन टेस्ट जो आप फर्स्ट टेस्ट बताए थे, साइन टेस्ट। हाँ। तो उसमें हम लोग सिर्फ माइनस के साइन को इंक्लूड किए लास्ट में ऐड करके कि कितने माइनस। नहीं तो हम बता रहे हैं, अभी ये पीपीटी मैं आपको सेंड करवा दूंगा ऑर्गेनाइजर से बोल के, ठीक है? आप उसमें देखेंगे कि जो साइन टेस्ट है वो टू साइड भी, टू टेल्ड भी है, वन टेल्ड भी है, वन टेल्ड में लेफ्ट टेल्ड है, राइट टेल्ड है। तो उसका एक मेथड है राइट टेल का, कि जब हम राइट टेल कंसीडर करते हैं तो हम केवल माइनस साइन कंसीडर करते हैं, जब हम लेफ्ट टेल करते हैं तो हम केवल प्लस साइन करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, ये ट्रांसफर जेड ट्रांसफॉर्मेशन का कोई फॉर्मूला होगा सर? वो शायद आपने बताया होगा। नहीं, जेड का फार्मूला मैंने बीच बीच में लिखा है, वही है। अच्छा, ठीक है सर। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने आउटलायर्स के बारे में बताया था, तो मीडियन पे तो कोई असर नहीं पड़ता, मीन पे भी। तो मुझे ये पूछना था, जो हम एनालिसिस करते हैं, अगर मान लीजिए डेटा मतलब जो वैल्यूज आ रही हैं वो कुछ दिक्कत कर रही है, हमने आउटलायर्स को मैनेज किया, तो उससे हमारा जो मतलब ये जो डेटा है इसके एनालिसिस पे, इसकी रिलायबिलिटी पे तो कोई ऐसा बहुत ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा कि मुझे मतलब एनालिसिस ही पूरा गड़बड़ हो जाए? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। देखिए, ऐसा होता है कि जो मीडियन हमारी है, इसीलिए देखिए मीन को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों मिलती है, क्योंकि मीन की वैल्यू जो है वो सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट जी, ठीक है? तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इसीलिए लेस पावरफुल है, क्योंकि वहां मीडियन का यूज होता है, और इसीलिए हमने आपको बताया कि पैरामेट्रिक टेस्ट पावरफुल है। और बात रही डाटा की, पॉपुलेशन और सैंपल की, तो जब हम अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं उसी समय जो हम डाटा की सॉर्टिंग करते हैं, उसी समय अगर हमें लगता कि कोई डाटा अगर ऐसा है तो हम उसे उसी समय रिमूव करते हैं। ओके सर। नहीं तो वो डाटा आउटलायर्स आपके रिजल्ट को इफेक्ट करेगा। यस, जैसे एग्जैक्टली। लास्ट सेशन, कल का सेशन आपने देखा था, नहीं देखा? जी, कल का थर्ड सेशन जो यस था, सर, देखा था। यस सर। उसमें आउटलायर्स के बारे में बताया गया था कि अगर एक ग्रुप में कई सैलरी मेंबर बैठे हैं और वहाँ मतलब कि इनकम ग्रुप है और उसमें एक बहुत रिच पर्सन अगर आ जाए तो वो सबकी इनकम को बढ़ा देता है। जी 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 जी। तो ठीक है। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम आप सभी के लिए कहना चाहेंगे, मेरी एक सलाह है, कोई भी स्टडी करने के पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मेरा पॉपुलेशन, मेरा सैंपल नॉर्मल है, नहीं है तो नॉर्मलिटी कैसे आएगी हमारे सैंपल में, पॉपुलेशन क्या है। तो मैं आपको एक देता हूँ, मतलब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसे ट्राई करिएगा। आप किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास के, जैसे कि किसी क्लास में 200 स्टूडेंट हैं,
तो आप 200 स्टूडेंट का वेट लीजिए, उसको पूरी पॉपुलेशन मानिए जी और फिर उसमें से 25 रैंडम सिलेक्शन करिए और उनके वेट पे, और 200 जो सैंपल आपने वेट का किया है, पॉपुलेशन माना है, उसका मीन और एवरेज आप कैलकुलेट करिए, फिर आप उसी में से सैंपल 25 स्टूडेंट का वेट निकालिए जी और फिर चेक करिए कि उसका जो मीन आ रहा है उसी पॉपुलेशन से है या नहीं है। तो अगर आप ये प्रोसेस, देखिए फेस टू फेस क्लास रहती तो मैं शायद आप लोग को और अच्छा बताता, Yes, यहाँ but sir, फेस टू thank फेस you. नहीं है क्योंकि आई एम बिलीविंग इन लाइव एग्जाम्पल, कि जो Yes. आपके आसपास हो रहा है मैं वो दिखा दूं तो शायद आप स्टैट्स कभी नहीं भूलेंगे। Sir, but session is very good and very informative. Thank you so much, sir, for this effort. I just want to say thank you so much. Good evening, sir. Monisha this side. Sir, very basic question, but I want to know that what is the major difference, like when we will be using parametric test and when we will be using non-parametric test? बहुत बेसिक है बट सर मुझे क्लियर नहीं नहीं हो रहा बेसिक है ये नहीं है, चीज। बहुत ही, देखिए सम टाइम बेसिक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस सर। क्लियर, देखिए इट डिपेंड्स अपॉन यू। देखिए रिसर्च करना किसने डिसाइड किया, आपने कि मैंने? सर मैंने। ठीक है, तो सारा आंसर आपको मैंने पे ही मिलेगा। मैं एक बहुत ही अच्छी लाइन है, मैं बोल दूं आप सभी के लिए कि न किसी राहवर न रह गुजर से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। यस सर। ठीक है, ये सब चीज आप ही डिसाइड करना है, आपको डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया कि आपको रिसर्च में आना है, नहीं तो बहुत से लोग तो बिना रिसर्च किए अपना कैरियर बना लिया। तो आपको डिसाइड करना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट पावरफुल है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कम पावरफुल है। मैंने बताया कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो पायलट स्टडी के लिए यूज किया जाता है। आप अपना टोटल फाइंडिंग रिसर्च की करने से पहले जो डाटा कलेक्ट किए उससे सर्वे कर लीजिए छोटा सा पायलट स्टडी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से, लेकिन यूज तो आपको पैरामेट्रिक टेस्ट ही करना पड़ेगा अगर आप अपने रिसर्च को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो, और ये भी आप ही को डिसाइड करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, in the field of statistics, when are non-parametric test preferred over parametric test? रिपीट करिए क्वेश्चन, मैं सुन नहीं पाया जरा। Sir, in the field of statistics, when are non-parametric test preferred over parametric test? देखिए स्टैट्स में पैरामेट्रिक टेस्ट क्यों प्रेफर करते हैं? जी सर। हेलो, जी सर, जी सर। देखिए पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पैरामेट्रिक टेस्ट की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ सर्टेन उसके लिमिटेशन है, जो कंडीशन फुलफिल होने पे ही आप पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट को मोर पावरफुल कहा जाता है, और जाहिर सी बात है कि ऐसा टेस्ट आप पावरफुल टेस्ट करेंगे तभी तो आपकी स्टडी भी पावरफुल बनेगी। जी सर, जी। और देखिए Thank you, पीछे sir. बैकग्राउंड में मैंने इधर पॉपुलेशन बनाया है और इधर जी सर, हाँ जी। सैंपल, और ये मैं क्यों बनाया हूँ, क्योंकि सुबह क्लास लेने से पहले यहाँ पॉपुलेशन में आप देखेंगे डिफरेंट वैरायटी की चीजें हैं और वहां से मैंने ये सैंपल निकाला। मीन्स कि आपके सैंपल में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मीन्स ट्रायंगल, स्क्वायर, ओवल, स्टार, परसेंटेज, डिवाइड, जो आपके पॉपुलेशन में दिख रही है। तब आपका सैंपल आपके पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक से मैच करेगा और सारे टेस्ट आपके सही आएंगे। और स्टैटिस्टिक्स में सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, कि सैंपल में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने सेलेक्ट करिए जो पॉपुलेशन में दिखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और किन्हीं का क्वेरीज हो तो सर से पूछ सकते हैं। और एक बात और कि आप, मेरा YouTube पे एक चैनल है जिसमें
स्टैट्स के वीडियो मीन से लेके एनोवा तक के हैं, जिसमें बेसिक्स पूरा बताया गया है। अगर आप चाहें तो उस चैनल से जुड़ सकते हैं, आप सर्च भी कर लेंगे डॉक्टर विकास कुमार स्टैटिक्स के नाम से, तो पूरा एकदम बेसिक्स आपको वहां मिल जाएगा। और बाकी तो धीरेन्द्र पांडे सर हैं, मेरे अनुज Sir, one more question that what is the actual definition of parametric test and non-parametric test? sir? कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन होगा? स्पेसिफिक नहीं है, पैरामीट्रिक टेस्ट बेस्ड अपॉन पैरामीटर है, इसलिए उनको पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं। और जी ये सर। does not based upon parameters और normal distribution non parametric बोलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। Any more question? और किन्हीं का क्वेरीज है तो सर से पूछ सकते हैं। और फीडबैक भी आप हमारे पास भिजवा दीजिएगा कि सेशन कैसा लगा आप लोग को, तो मुझे प्रसन्नता हो। हेलो सर। हेलो 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 सर, एक आवाज आ रही है। हाँ सर, एक क्वेरी है सर, ये नल हाइपोथेसिस हमको बहुत कंफ्यूज करता है सर। ये नल हाइपोथेसिस का कुछ एग्जांपल व्यवहारिक टाइप का कुछ बता दीजिए, हर क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाता है मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या कंफ्यूजन होती है हर क्वेश्चन में। जैसे कोई क्वेश्चन बताइए और कंफ्यूजन अपनी बताइए। सर आप बेसिक इसका कुछ बता दीजिए, क्योंकि सर हम मैथ्स के प्योर मैथमेटिक्स के स्टेट मेरा पोर्शन नहीं है एक्चुअली। नहीं तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि मैथ्स और स्टैट्स दोनों डिफर है। पहले मैं भी यही समझता था कि मैथ जिसकी अच्छी होगी स्टैट्स बहुत अच्छी होगी उसकी, लेकिन बाद में पता चला कि मैथ तो केवल कैलकुलेशन कराती है और स्टैट्स एप्लीकेशन है, कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ अप्लाई करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और नल हाइपोथेसिस देखिए कुछ नहीं है, नल हाइपोथेसिस केवल ये है कि जो आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाँ बताइए सर। मैं आजमीन सिंह बोल रहा हूँ सर, प्रणाम सर। हाँ बताएं सर। यूट्यूब पे सर काफी सर्च किए सर, मिल नहीं रहा था सर आपका चैनल सर। ये लिंक धैर्य सर को, वो सबको भिजवा देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आपने सर्च कर लिया, थैंक यू। ठीक है सर। तो ये देखिए नल हाइपोथेसिस क्या है कि हमारा एजम्पशन है पहले से। ठीक है, देखिए आप इस तरीके से समझिए कि आप खुद अपना डाटा कलेक्ट, ठीक है, अपना डाटा पॉपुलेशन आपको पता है, मींस कि आप एक यूनिवर्सिटी में चले गए, जो एग्जांपल मैं सुबह से ले रहा हूँ कि पूरी यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स थे। अब 10,000 स्टूडेंट का डाटा पे आपको रिसर्च करने में दिक्कत थी, आपने 500 स्टूडेंट का सैंपल लिया। जी सर। अब सैंपल लेके आप ये जानना चाहते हैं इंटेलिजेंसी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स या जो भी, तो आप नल हाइपोथेसिस क्या करेंगे? पहले से आप क्या मानेंगे? एजम्पशन है कि नहीं है? मींस जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो वो नल हाइपोथेसिस जनरली न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रख सकते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही हम रिसर्च हाइपोथेसिस रखना जानते हैं, और जो भी आप जानना चाहते हैं वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती, ये आप समझ लीजिए। उसके अगेंस्ट आप नल हाइपोथेसिस रखते हैं। ओके सर। और इसका रिजल्ट पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो डाटा है, अब ये प्रैक्टिकल अगर किसी दिन हम आपको फेस टू फेस आप लोगों से रूबरू हो, तो आपको तुरंत व्हाइट बोर्ड पे एक एग्जांपल लेके हम बता देंगे। ये केवल एजम्पशन है नल हाइपोथेसिस का। और आप 2-4 बुक पढ़िए, उसमें क्लियर होगा। या डिफरेंट वैरायटी के, आपने कहा कि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है,
तो आप Yes. डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन पढ़ेंगे और दोनों में रिलेशन सेट करिए, देखिए कुछ समझ में आएगा। और नहीं तो मेरा ईमेल आईडी फोन नंबर है, आप पर्सनली हमसे कॉल करिएगा, डिस्कशन करेंगे फिर इसके बारे में। जी सर, नोट कर लिया है सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर it is a non-parametric test. Static data cannot be calculated. ठीक है सर। तो सर in this format we use only qualitative data or quantitative data सर। देखिए जनरली क्या होता है कि ऑर्डिनल डाटा को ही हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में यूज करते हैं, लेकिन हम सारे डाटा पे इसको लगा के चेक कर सकते हैं अगर वो डाटा स्मॉल है। ओके सर, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डाटा पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो सकता है सर। हाँ, पैरामीट्रिक के लिए तो क्लियर है कि ये आपका, क्योंकि उसकी हम देखिए इसका मेथड क्या है। मेथड आप देखे होंगे तो साइन टेस्ट चाहे यू टेस्ट सब में हम रैंक कर देते हैं डाटा। यस सर, यस। रैंक करने का मतलब क्या है कि वो ऑर्डिनल में कन्वर्ट हो। यस सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेशन एंड किया जाए सर। हाँ सर। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, ऑर्गेनाइजर और पार्टिसिपेंट्स का, जो इतने ध्यान से सुने विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आई एम वेरी थैंकफुल टू पार्टिसिपेंट्स एंड ऑर्गेनाइजर आल्सो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और भविष्य में भी हम सभी को इसी तरह से अपना मार्गदर्शन देते रहें सर। इसके लिए सर मैं आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम सब के गार्जियन और मगध विश्वविद्यालय के एचओडी माननीय प्रोफेसर जीएन शर्मा सर से आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपना मत दें। धन्यवाद। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर। सर आप अपना वीडियो, हेलो सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। आप अनम्यूट कर लीजिए सर। आप सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर, म्यूट है। सर अनम्यूट कर लीजिए। सर अपना ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अपना ऑडियो को आप अनम्यूट कर लीजिए। सर आप अपना ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए सर। सर आप अपना ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए सर। सर को कॉल करा दें। यस सर, ठीक है सर।
हेलो हेलो, हाँ सर, आज आ रही है आवाज आ रही है? आज आ रही है सर आपकी, बोलिए सर। जी सर। यस सर, आ रही है आवाज सर। वेरी गुड। तो आज इस सत्र में कुशल वक्ता प्रवक्ता विकास कुमार जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इनकी ओजस्वी और तेजस्वी प्रवचन देख करके मैं ललायित हो गया हूं इनसे मिलने के लिए कि जरा फेस टू फेस हम मिले विकास जी को, और पुनः मैं कार्यक्रम में इनको आने के लिए आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार हो चुकी है। हर बार कुछ न कुछ कार्य होते रहेंगे, क्योंकि हमारे विभाग का जनरेटर, ऑपरेटर, प्रमोटर एक धीरेन्द्र कुमार पांडे है, जो हर तरह के प्रोग्राम को बना करके अभी रखे हुए हैं, जो आगे के दिन में प्रकाशित होते रहेंगे। और आज जिस तरह के, ये बड़ा पेचीदा मामला था, तो हम देख रहे थे प्रश्न प्रतिभागियों की ओर से भी, और जो फेस टू फेस जिसका सोल्यूशन किया जा सकता है उसको सरल तरीका से विकास जी ने परोस दिया। इस ऑनलाइन भी व्यवस्था में अपने सरल एकदम सैंपलिंग तैयार करके जो दर्शाया है, मैं उसको बरबस देख रहा था। जो आपने परोसा वो हमारे प्रतिभागियों के लिए रिसर्च की दुनिया में व्यक्ति जैसे बीमार अंतिम जो है सिर्फ सोना पड़ता है उनको टेम्परेचर को बनाने के लिए कि टेम्परेचर कायम रखे, उसी तरह से विकास जी आपने ये रिसर्च मेथोलॉजी की दुनिया में आज जो आपने जो प्रस्तुतिकरण किया, ये हमारे जितने आज प्रतिभागी भाग लिया सब इससे जो है तो लाभान्वित। और खास करके मैं विभागाध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत आपसे जो है से प्रसन्न हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्नार्थी को लग रहा है कि कितना बार बुलाया जाए और सभी बच्चों को, जो भी जिज्ञासु हैं, जो भी ज्ञान पिपासु हैं, सभी बच्चों तक आपका संदेश, आपका मार्गदर्शन, या आखिर रिसर्च में क्या कर सकते हैं। अनुसंधान की दुनिया बन चुकी है, हर जगह रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन इसमें बच्चों को कैसे करना है, क्या परोसना है, कैसे हम सफल होंगे, ये सारे गुण सूत्र आपके पास धरोहर के रूप में है। मैं चाहूंगा विकास जी कि आपसे थोड़ा धीरे धीरे ये सब निकल करके और हमारे बच्चों के भी मानस पटल पर आ जाए, छा जाए, और फिर ये दुनिया में नाम कर जाए। आप बहुत कुशल वक्ता प्रवक्ता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये तो कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि आप जैसे जैसे रिसोर्स पर्सन हमारे इस ऑनलाइन व्यवस्था में जुड़ करके और हमारे कार्यक्रम को चार चांद लगाया है। आज जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबों को साधुवाद देता हूं, सबों को बधाई देता हूं, और यह गर्व के साथ डंके की चोट पे कहता हूं कि अभी तक के इतिहास में, मगध विश्वविद्यालय के इतिहास में इतनी ही लगातार संख्या में उपस्थिति बनी रहना कोई सहज बात नहीं है, क्योंकि मैं 40 वर्ष से सेवा कर रहा हूं, कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, लेकिन हर तरह के कार्यक्रम देखा हूं। लगातार इस तरह के जो है मेरे प्रतिभागियों का जो है जुटा रहना इस बात का संकेत है कि हमारा सारा कार्यक्रम, जितने विद्वान मंडली आ रहे हैं, सभी मंडलियों के द्वारा जो खुराक दिया जा रहा है वो सहज सुपाच्य है, सुगम्य है, सुबोध है। तो इसलिए सबों को, आप लोग को, आज ही चौथा दिन चल रहा है, आज 4 डेज के अंतिम सत्र में मैं सबों को एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और पुनः कल के लिए तैयारी करता हूं कि कल भी मेरा इसी तरह का कार्यक्रम सफल हो। विकास जी विशेष धन्यवाद। और अनुपम
तुमको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसे जुड़ करके अपने मित्र मंडली के साथ इसको जो है से शेयर करो। जो भी समस्या है उसे तुम लॉकडाउन के बाद मिल करके फेस टू फेस भी जो है से समस्या का समाधान करो। अभी जो सूत्र उन्होंने उतार दिया है बड़ी सरल से, वो सब जो है से उसको कॉपी कर लो, काम आएंगे। आज कल जो भी दिया जा रहा है यही ज्ञान अर्जन जो है, जिस पर पूरा दुनिया का तर्जन हो रहा है, गर्जन हो रहा है। यहाँ हमने कुछ जाना, हमने कुछ सीखा, और वह सिखाने वाले, वह प्रेरक स्रोत हम लोग के बीच में है। इसलिए आज जितने भी रिसोर्स पर्सन आए, आज जितने भी सत्र चले, इन सब सत्रों में जो है से सबों की सहभागिता के लिए सबों को एक बार हृदय से वंदन है, हृदय से अभिनंदन है और साधुवाद। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद विकास जी। यही शब्दों के साथ सर मेरी तरफ से प्रणाम आपको। हाँ, पुनः मिलेंगे, आप लोग से फेस टू फेस होंगे, तब हमारी भी जो है से हाँ लगेगा कि आज मैं विकास जी से मिल करके कुछ और विकास की बातें कर लूं, कैसे धन्यवाद विकसित करूंगा। ये गुरु विकास जी में है जो देखने को मिला। धन्यवाद विकास जी, पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप हेलो, आपके मार्गदर्शक से हम लोग देते रहे। हेलो, प्रणाम। Thank you all of you for nice experience here. धन्यवाद सर आपको फिर से सर, जो आपने अपने बहुमूल्य समय के दर, और हम सब आपके आभार बने रहेंगे और आशा यही को आप धारा में को भी साथ, इसके लिए सर बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।